हेलो, तो स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। और आज हम देखेंगे शीत युद्ध। अपने वीडियो लेक्चर के अगले सीरीज में देखेंगे हम शीत युद्ध, जिसे कोल्ड वार भी कहते हैं। इसका उत्पत्ति माना जाता है 1945 में, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तब से शीत युद्ध की उत्पत्ति माना जाता है। तो शीत युद्ध के बारे में क्या क्या विचार है देखते हैं। जैसे इसको विचारों का संघर्ष भी कहा जाता है, मानव मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध भी कहा जाता है, और इसे स्नायु युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि यह मानव मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध था, इसीलिए इसे स्नायु युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। और कोल्ड वार, शीत युद्ध शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग कब और किसने कहाँ किया था? तो 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एम बरूच ने दक्षिण कैरोलिन के विधानमंडल में कोल्ड वार शब्द का प्रयोग किया था। तो परिभाषा देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या परिभाषा दी है कि पुरातन शक्ति संतुलन का यह नया रूप है। शीत युद्ध क्या है? पुरातन शक्ति संतुलन का एक नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का युद्ध नहीं, दो विचारधाराओं का संघर्ष नहीं, बल्कि दो भीमकाय शक्तियों का आपसी संघर्ष है। इन्होंने विचारधारा को संघर्ष को माना है, लेकिन उससे बढ़कर माना है भीमकार शक्तियों का आपसी संघर्ष। इसके विशेषताओं को देखते हैं कि शीत युद्ध की क्या क्या विशेषताएं थी। कि भीमकाय शक्तियों का संघर्ष, ये तो इनकी परिभाषा में दृष्टिगोचर होता है कि भीमकाय जितने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ था और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तो उसका एक अलग संघ था, और इधर सोवियत संघ था। तो इनके संघ बने, दो गुटों में विभाजित हो गया था, ये भी एक विशेषता है। तो क्या है? भीमकाय शक्तियों का आपसी में संघर्ष होना। दूसरा क्या है? वाक युद्ध, कहकर लड़े जाने वाला युद्ध, भूमि में लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं, यह सिर्फ बातों से लड़ा जाने वाला युद्ध था। गर्म युद्ध से भी भयानक। यह भयानक इसलिए था, गर्म युद्ध क्या होता है? जो युद्ध में भूमि में लड़ा जाए हथियारों से, लेकिन यह भयानक इसलिए था क्योंकि उस समय तक अणु बम का आविष्कार हो गया था, और लोगों को यह लगता था कि कभी न कभी अचानक से अणु बम का युद्ध चालू हो सकता है। इस कारण से यह गर्म युद्ध से भी भयानक था। तीसरा, मस्तिष्क में युद्ध के विचारों का प्रश्रय दाता। सभी के मस्तिष्क में उस समय ऐसा ही चलता था, कब न जाने कब युद्ध छिड़ जाए। तो यह मस्तिष्क में युद्ध का प्रश्रय दाता था, आश्रय दाता बोल सकते हैं। तो शीत युद्ध क्या था? मस्तिष्क में युद्ध को बैठा दिया था कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। पांचवा, सैनिक संधियां और सैनिक हस्तक्षेप। तो इसमें सैनिक संधियां भी की जाती थी, बहुत सारी सैनिक संधियां हुई, और सैनिक हस्तक्षेप भी हुए, ताकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तरफ ना जाए, मेरे अंतर्गत आ जाए। इसके अंतर्गत विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था, ध्यान रखना जरूरी है। और प्रादेशिक संगठनों की स्थापना, प्रादेशिक अर्थात भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जैसे नाटो की स्थापना, यूएसएसआर, सोवियत संघ की स्थापना, दक्षिण एशियाई सीटों की स्थापना, ये सब इसी के अंतर्गत हुए हैं। सातवां क्या है? दो गुटों में संपूर्ण विश्व का विभाजन हो जाता है। कि शीत युद्ध के अंतर्गत दो गुटों में संपूर्ण विश्व का विभाजन हो गया था। वो तो बाद में जब भारत और कुछ जो मिस्र सब आए तो गुट निरपेक्षता की नीति चलाई, और ये भी जाकर 1954 तक लगभग मान्यता मिली है। आठवां क्या है? प्रचार का महत्व तथा कागजी गोलों से लड़ा जाने वाला युद्ध। ये जरूरी है, प्रचार का महत्व। इसमें क्या होता था कि एक संगठन, जो दूसरा एक गुट था, दूसरे गुट को प्रचार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से गिराता था, उसकी आर्थिक स्थिति को, उसके नैतिक व्यवहार को, उसको नीचे गिराने का प्रयास करता था। यही कार्य दूसरा गुट भी पहले गुट के विपरीत करता था। तो ये हमने 8 विशेषताएं देखें, और इसके परिभाषा देखे, और इसको क्या क्या कहा जाता है वो देखा हमने। अभी हम देखेंगे शीत युद्ध के कारण। अब देखेंगे शीत युद्ध के कारण। तो कारणों में सबसे पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण के अंतर्गत हम जब देखेंगे कि 1917 में रूस में जब क्रांति होती है, रूसी क्रांति, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, तभी से यूरोपियन जो कंट्री थे वो क्या करते हैं कि सोवियत रूस की शक्ति को दबाना चाहते हैं, क्योंकि उनका पूंजीवादी स्वरूप था और इसका साम्यवादी स्वरूप था। यही कारण था कि यहीं से वो लोग दबाना चाहते थे। दूसरा क्या है? युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर, मतलब युद्ध के उद्देश्यों में अंतर। जब जर्मनी के आक्रमण करने की संभावना बनती है
तो रूस चाहता है कि वो पश्चिमी देशों को अपने प्रभाव में ले ताकि जर्मनी से उसकी सुरक्षा हो सके, किंतु वो लोग चाहते थे, जो पश्चिमी देश थे, कि जर्मनी से लड़कर रूस की शक्ति कम हो जाए, जिससे वो रूस की शक्ति कम ही करना चाहते थे। तीसरा क्या है, 1945 की याल्टा समझौता, यूएसआर द्वारा उसका अवहेलना की गई कि जो याल्टा समझौता हुआ था 1945 में, उसका उल्लंघन किया गया। किसके द्वारा? सोवियत संघ द्वारा। और सोवियत संघ द्वारा ही बाल्कन समझौता जो 1944 में हुआ था, उसका भी उल्लंघन किया गया। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ईरान से यूएसएसआर की सेना का न हटना। जब वर्ल्ड वार द्वितीय हुआ था तो उस समय सभी सेनाएं हट गई थी, लेकिन ईरान से रूसी सेना नहीं हटी, जिसको बाद में अमेरिका ने दबाव बनाकर हटाया। यह भी कारण है एक शीत युद्ध का। छठवां है अणु बम का आविष्कार। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। जब विश्व युद्ध द्वितीय चल रहा था, उस समय जापान पर जब अमेरिका ने 9 अगस्त और 6 अगस्त को अणु बम का हमला किया, तो उस चीज़ को लेकर सोवियत संघ नाराज हो गया कि ये तीनों मित्र होते हुए भी सिर्फ ब्रिटेन को बताया गया अमेरिका द्वारा, लेकिन रूस को इस बारे में खबर तक न थी, इस शक्ति के बारे में। इसी कारण तब से सोवियत संघ की विचारधारा अलग हो गई। एक दूसरे के विरोध में प्रचार, ये दोनों के दोनों गुट एक दूसरे के विरोध में प्रचार करने लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, जो हमने पहले देखा था और विशेषताएं में देखा था। आठवां क्या है, हित संघर्ष। एक दूसरे के हित संघर्ष, जैसे उसका हित था कि साम्यवादी प्रभाव को बढ़ाना देशों को, जैसे कि यूनान को वो साम्यवादी देश बनाना चाहता था। कई ऐसे देश थे जिस पर आक्रमण करके उसको साम्यवादी रूप में परिणित करना चाहता था यूएसएसआर, लेकिन अमेरिकी जो गुट था, यूरोपियन गुट था, वह उनको साम्यवादी प्रचार के विरुद्ध था। तो ये हित संघर्ष भी थे उनके। टर्की पर सोवियत संघ का नाविक अड्डा बनाने हेतु दबाव। नाविक अड्डा बनाने हेतु तुर्की पर क्या सोवियत संघ दबाव डालता है, जिसको बाद में अमेरिका और ब्रिटेन सम्मिलित रूप से इस दबाव को हटाने का प्रयास करते हैं। और इस शीत युद्ध का अंत कब माना जाता है? 1989 में। 1989 में क्या होता है कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और इसी विघटन के साथ पूरे विश्व में मात्र एक शक्ति रह जाती है, माना जाता है, वो थी अमेरिका, जिसके कारण से शीत युद्ध का विघटन हो जाता है। शीत युद्ध में ये प्रमुख बातें याद रखने हो कि जब दो विचारधारा प्रमुख रूप से प्रबल थी तभी शीत युद्ध था, किंतु उससे पहले जब दो विचारधारा प्रबल रूप से नहीं थी तो शीत युद्ध नहीं था। उसके बाद जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो भी शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। और वर्तमान वास्तविक रूप में देखा जाए तो शीत युद्ध प्रचलित ही है, चलित ही है। अचानक से कभी युद्ध की संभावना बनती है, कभी नहीं बनती है, किंतु उस समय को देखा जाए 1947 के बाद से 1989 तक शीत युद्ध चला और लोगों को हमेशा युद्ध की भय स्थिति बनी रहती थी। धन्यवाद। अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और।